तो नई वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब सोर्सेज ऑफ लॉ। इसमें प्रेसिडेंट के बारे में मैं बताऊँगा। देखो, पहले तो प्रेसिडेंट्स हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि लिखा हुआ है एज इट इज़ नॉट एज मॉडर्न एज लेजिस्लेशन नॉर एज ओल्ड एज कस्टम्स। यानी मॉडर्न, बहुत मॉडर्न भी नहीं है ये प्रेसिडेंट, और बहुत पुरानी चीज़ भी नहीं है कस्टम की तरह, ना एकदम नया लेजिस्लेशन की तरह है। अब ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है, फीचर है इंग्लिश लीगल सिस्टम का और बाकी कॉमन लॉ का, जो कंट्रीज़ फॉलो करती हैं इंग्लिश लीगल सिस्टम को। अब प्रेसिडेंट होता क्या है? प्रेसिडेंट, देखो मैं तुम्हें ऐसे रफली बता रहा हूँ, उसके बाद अभी वो भी दिखाऊंगा क्या होता है। देखो, ये पुराने जजमेंट्स होते हैं जो कि हायर कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे देता है या हाई कोर्ट देता है ये जजमेंट, और उसे लोअर कोर्ट्स उन डिस्ट्रिक्ट की फॉलो करती हैं। देखो, यहीं मैंने अब लिखा हुआ है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रेफर टू प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट, यानी ऊंचे कोर्ट्स को, सच एज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, विच जजेस आर बाउंड टू फॉलो, मतलब जज को ये फॉलो करना पड़ता है। ये बाइंडिंग कैरेक्टर, दिस बाइंडिंग कैरेक्टर ऑफ प्रीवियसली डिसाइडेड केस इज इम्पॉर्टेंट कंसाइडरिंग द हायरार्की ऑफ द कोर्ट। हायरार्की मतलब होता है कि लेवल का, कोर्ट के लेवल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और हायरार्की ऑफ द कोर्ट एस्टैब्लिश बाय द लीगल सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। इन इंडिया दिस हायरार्की एस्टैब्लिश बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जज खुद से तो कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि जज कोई सोवरेन तो है नहीं। सोवरेन हम लोग हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन। हम लोग सोवरेन हैं, और सोवरेन ने ही एक्सेप्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए हम ही ने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करा हम लोगों ने कि भाई तुम पावर दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लोअर कोर्ट फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो जजमेंट्स बनते हैं, पास होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी लोअर कोर्ट्स फॉलो करती हैं। अब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, ये बात तुम फिर से पढ़ लेना, डेफिनेशन तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है डेफिनेशंस। अभी तो मैंने इंट्रो दिया तुम्हें उसका, वो भी लिख लेना, और ये डेफिनेशंस फिर उसके बाद लिखना। लिखा है, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश फॉर फर्स्ट टाइम बाय कोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस एंड देयर आफ्टर रेफर टू डिसाइडिंग सिमिलर केस। यानी रूल ऑफ लॉ एक बार जो कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वहीं बाद में रेफ़र कराता है, यानी बाद में देखा जाता है, और अगर कोई सिमिलर केस है तो उसमें वो यूज़ कर लिया जाता है। इसके लिए मैंने एक नीचे डायग्राम बना दिया, ये भी बना देना, थोड़ा बहुत पेज एक्सटेंड हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें बढ़ाने में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन पढ़ देंगे कीटन की। अकॉर्डिंग टू कीटन, अ जुडिशियल प्रेसिडेंस इज जुडिशियल टू विच अथॉरिटी हैज़ सम मेजर बीन अटैच। मेजर बीन अटैच का मतलब होता है कि कोई अथॉरिटी लगी हुई है, कोई पावर, तो किसी ऑर्डर के ऊपर कोई अथॉरिटी निकल के आती है तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट है। इफ़ कोर्ट गिव एनी जजमेंट एज इट हैज़ पावर इट गिव्स अ बाइंडिंग इफेक्ट टू देम, इट इज़ प्रेसिडेंट्स। यानी अगर कोई कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है, कोई हाई कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है, तो वो लोअर कोर्ट्स को बाइंडिंग इफेक्ट पास करती है अगर, तो वो प्रेसिडेंट हुआ। फिर देखो, एक लैटिन टर्म निकल के आता है स्टेयर डिसाइसिस, STAREDECISIS, जिसका मतलब होता है टू स्टैंड बाय थिंग डिसाइडेड। अब लिखा है, द टर्म स्टेयर डिसाइस इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन टू स्टैंड बाय द केस। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस वेयर court look at the previous similar case to guide decision in new case. The principle ensure that law remain consistent and predictable. इसका ये रेफ़र करता है कि कोर्ट्स पुराने केसेस को देख के जजमेंट ले ले, जो उस पुराने सिमिलर केस हैं उनको देख के जजमेंट्स ले ले, और इससे जो लॉ है वो कंसिस्टेंट रहता है और प्रेडिक्टेबल रहता है कि तुम ये क्राइम कर रहे हो। जैसे किसी ने चोरी करी, तो चोरी, अगर किसी ने ब्रेड चुरा ली तो उसको एक ही सज़ा मिल रही है। पुराने कभी यही चीज़ हुई और तब भी सेम सज़ा मिली, और आज भी वही सज़ा मिली। अब हाँ, इसका वो सब है, अभी वो बताएंगे। अच्छा, अब लिखा है इंडिया में, अच्छा देखो, हाँ बता रहा था ना तुम्हें कि जज तो खुद से लॉ बना नहीं सकता, तो जज के लॉ कैसे ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं और क्यों फॉलो करें। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 है, जो कि इसके बारे में बताता है, स्टेट डिसाइसिस के बारे में, मतलब स्टैंड बाय द जज थिंग डिसाइडेड। इसमें लिखा है, इट से दैट द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द इंडिया। दिस मीन दैट द लोअर कोर्ट मस्ट फॉलो द रूल्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी वो इंडिया की सारी कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बाय ऑर्डर सबको फॉलो करना होता है। सारी लोअर कोर्ट उसे फॉलो करेंगी जो उसके डिस्ट्रिक्ट में है या जो उसके एरिया में है। हाँ, इस
While there is no specific rule about it, traditionally decision of high courts are binding on all the lower courts within its area of jurisdiction. देखो वही लिखा है ना कि कोई स्पेशल रूल वैसे इसका अलग से नहीं बनाया है, पर जो हाई कोर्ट्स के रूल होते हैं वो सारी लोअर कोर्ट उसके जुरिडिक्शन में जो आते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. एग्जाम्पल, हाई कोर्ट डिसीजन इज़ फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द सेम स्टेट. उसी तरह से सिमिलरली डिसीजन मेड बाय हायर बेंच, जब ज़्यादा वो क्या कहते हैं उन्हें, जजेस बैठे होते हैं, एक बेंच लगती है जिसमें जैसे 5 जज बैठ गए. अब 5 जज ने कोई जजमेंट दिया तो वो वाला जजमेंट हमेशा ओवर रूल कर जाएगा, मतलब ऊपर रहेगा उनके जजमेंट से जो 2 जज बैठ के कर रहे हैं. मतलब कोई ज़्यादा लोग किसी चीज़ से सहमत हो रहे हैं, ज़्यादा जज किसी चीज़ से सहमत हो रहे हैं, तो कम जज अगर उसे मना करते हैं तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी. जो ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने एक्सेप्ट करा है जज ने, उनकी बात मानी जाएगी. अच्छा, ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओन प्रीवियस डिसीजन वाइल इट ऑफन फॉलो इट अर्लियर रूलिंग इट कैन चेंज एंड ओवरटर्न देम इफ़ नीडेड. यानी सुप्रीम कोर्ट कोई बाउंडेड नहीं है कि अपने पुराने जजमेंट्स को फॉलो ही करे. वो चाहे तो अपने पुराने जजमेंट्स को ओवरटर्न कर सकती है, बदल सकती है अगर उसको ज़रूरत लगती है तो. और ये प्रेसिडेंट्स जैसे यूज़ होते हैं कि अगर कोई डिफरेंस आता है, मतलब कोई सिमिलर केस है, सिर्फ 2 रूल करो, और अगर कोई सिमिलर केस नहीं है, कुछ अगर डिफरेंस है उसमें, तो तुम दूसरा भी जजमेंट दे सकते हो, वरना पुराने जजमेंट्स दिए जाते हैं. इसका कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है, वो भी हम बताएंगे. फ़िलहाल हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है कैटेगरी ऑफ प्रेसिडेंट्स. पहला है बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, ऑल्सो नोन एज authoritative precedents. These precedents are bound to follow by lower court or other equivalent court once a judgment is made, whether they approve it or not. इन बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स, मतलब खुद इनका वर्ड ही बता रहा है बाइंडिंग, इनको देखो फॉलो करना लोअर कोर्ट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इससे सहमत हो या ना हो. अगर सेम केस है तो उन्हें फॉलो करना ही होगा. अच्छा, परसुएटिव प्रेसिडेंट्स. दिस प्रेसिडेंट्स इंक्लूड डिसीजन मेड बाय इन्फीरियर कोर्ट. इन्फीरियर मतलब होता है नीचे वाले कोर्ट्स ने बनाया है, जो कि हायर कोर्ट, दैट अ हायर कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इज़ नॉट ऑब्लिगाइज्ड टू फॉलो. यानी कोई हायर कोर्ट को कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करे, अगर उसका मन कर रहा है तो वो फॉलो करेगी इसे, नहीं कर रहा तो नहीं करेगी, क्योंकि लोअर कोर्ट ने बनाया है, हायर कोर्ट को फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. Original precedents. And original precedents arise when the court has never taken a decision in a case and it has to use its own discretion to reach a conclusion. मतलब कि पहली बार कोई केस आया है तो उसको जजमेंट देना है उसको. जैसे कोई एआई ने क्राइम कर दिया, एआई के ऊपर अभी जैसे कोई अभी वो नहीं हुआ, एआई ने कोई क्राइम कर दिया तो हम लोग एआई के ऊपर कोई नया केस वो बना रहे हैं, कोई जजमेंट दे रहे हैं, तो वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स में आएगा अभी के लिए, एग्जाम्पल के. अच्छा, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट. डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट्स इन अ पर्टिकुलर केस. अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स इवॉल्व डिक्लेयरिंग एन एग्जिस्टिंग लॉ एंड पुटिंग इनटू प्रैक्टिस, हेंस इट डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू लॉ. डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट मतलब कि कोई पहले से प्रेसिडेंट बना हुआ रखा है बहुत समय पहले का, वो अब उसको फिर से डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, और इसलिए कोई नया लॉ बनाने में मदद नहीं करता. अच्छा, एक चीज़ लिखी हुई कि अगर कोई लॉ है किसी चीज़ के लिए, मतलब कोई जजमेंट के लिए अगर कोई लॉ पहले से है, तो हम लोग लॉ को फॉलो करेंगे, ना कि प्रेसिडेंट को. इफ़ देयर इज़ अ लॉ फॉर समथिंग देन वी विल ऑलवेज कंसिडर लॉ फर्स्ट देन द प्रेसिडेंट. यानी अगर मैरिज के लिए कभी कोई प्रेसिडेंट बना है कि कुछ भी हो, मतलब मान लो एग्जांपल ले लो कि कोई अगर मैरिज के लिए कोई प्रेसिडेंट बना है और उसके लिए हम लोग के लिए तो हिंदू मैरिज है, तो हम लोग कोई पुराना प्रेसिडेंट देखने की जगह हम लोग पहले हिंदू मैरिज को रेफ़र करेंगे, उसके बाद कोई पुराना प्रेसिडेंट देखेंगे. अच्छा, अब पार्ट ऑफ डिसीजन में देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक रेशियो डिसिडेंडी और एक है ऑर्बिटर डिसिडेंडी. पहले रेशियो डिसिडेंडी देख लो, जिसका मतलब होता है द रीज़न फॉर डिसीजन. मैं तुम्हें अभी रफली बता रहा हूँ, उसके बाद ये पढ़ के बताता हूँ. इट टेल्स अ रीज़न, ये एक रीज़न बताता है जजमेंट के लिए, और वही रीज़न निकाल लिया जाता है बाद में, और किसी और केस में जिसमें सेम मतलब केस है कोई, उसमें उस रीज़न को पुट करा जाता है, वो रीज़न बाइंडिंग बन जाता है. उस रीज़न को बाद में यूज़ करा जाता है कोई जजमेंट देने के लिए. तो वहीं लिखा है द टर्म मीन्स रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है रीज़न फॉर डिसीजन. द प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल इन ऑल फ्यूचर जजमेंट दैट कंपोज सिमिलर फैक्ट. देखा, सारे फ्यूचर जजमेंट जो कि सिमिलर फैक्ट देते हैं
रेशियो डिसिडेंडी इज बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, सारे लोअर कोर्ट्स को ये फॉलो करना पड़ता है। द रेशियो और रीज़न फॉर द टेकिंग अ डिसीजन आर डिडक्टेड, यानी जो रेशियो या रीज़न है उसको निकाल लिया जाता है फॉर द फैक्ट ऑफ द केस एंड लेटर अप्लाइड इन ऑल द अदर केसेस इफ फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्रॉम एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये एक बेसिस बनाता है एक्सेप्ट करने का सारे पर्टिकुलर डिसीजन जो कि प्रेसिडेंट से बनते हैं। अब अगला है ऑर्बिटर डिसिडेंडी। डिसिडेंडी का मतलब होता है बाय द वे, मतलब कुछ कहा, थिंग सेड बाय द वे। ऑर्बिटर डिसिडेंडी इज एन ओपिनियन, ये एक ओपिनियन या रिमार्क है मेड बाय द जज विच डू नॉट फॉर्म नेसेसरी पार्ट ऑफ कोर्ट डिसीजन। ये कोई ज़रूरी पार्ट नहीं बनाते कोर्ट डिसीजन का, मतलब जज ने बस एक ओपिनियन दे दिया कि मुझे ये लगता है। ऑर्बिटर डिसिडेंडी रेफर करता है सर्टेन ओपिनियन, आइडिया, एग्जाम्पल, स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन दैट आर मेड बाय द जज वाइल टेकिंग डिसीजन। दीज ओपिनियन आर नॉट बाइंडिंग, ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होते, उनकी ओपिनियन है, चाहे वो जाने उनका काम जाने। ऑन द अदर कोर्ट्स वाइल दे आर ओनली पर्सुएटिव इन नेचर, ये सिर्फ उनकी इच्छा के लिए है। पर्सुएटिव अभी मैंने बताया ना कि आपका मन करे तो मानो, ना मन करे तो ना मानो, ये सिर्फ पर्सुएटिव होते हैं नेचर में। अच्छा, पार्ट ऑफ डिसीजन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग समझ लेना। एडवांटेज ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। इसमें कम से कम 4-5 याद कर लेना, ये ऊपर वाला भले ना याद करो, बाकी सब याद कर लेना। पहला भी हम फिर भी बताते हैं आपको। टू शो रिस्पेक्ट, एडवांटेज है टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एंसेस्टर डिसीजन। इवन कोक एक ऑथर थे, सॉरी फिलोसफर थे, उन्होंने कहा है दे that there are always some reason behind these opinion, we may or we may not understand them। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, उनके जजमेंट के पीछे, जो हम भले समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। तो पहला तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। दूसरा, सिमिलर केस इज ट्रीटेड इन सिमिलर मैनर, देयर इज़ इक्विटी एंड फेयरनेस ऑफ जस्टिस। किसी ने कोई सिमिलर केस जो है, यानी सिमिलर क्राइम जो है, उनके लिए सेम तुम्हें पनिशमेंट मिली, तो एक इक्वालिटी और फेयरनेस बन के आती है। ठीक है, जस्टिस में। तो फिर है एक्ट एज अ गाइडलाइन टू डिसाइड फ्यूचर केस, एक गाइडलाइन बन के आता है फ्यूचर केस के लिए कि ये गाइडलाइन सेट हो गई है। अब मतलब पुराना कोई केस था, उससे तुम्हें गाइडलाइन मिल रही है ना कि हाँ, अगर ये चीज़ कोई करता है तो मैं ये सजा दूंगा, ऐसा। अब प्रेसिडेंट सेव टाइम एंड इंक्रीज कन्वीनियंस एज क्वेश्चन वंस डिसाइडेड is settled should not be subjected to re-argument in every case. It saves time, labor and judgment, judges and lawyers। देखो, कहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन एक बार कोई सेटल हो चुका है तो उसको फिर से री आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए हर केस में, ये किसी का कहना है बस, ऐसे ही। फिर भी एक बार अगर कोई केस सॉल्व हो चुका है तो उसे बार बार अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, वरना उस पर फालतू तुम्हारा लेबर जाएगा, जज जाएगा और लॉयर जाएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट हेल्प टू प्रिपेयर न्यू स्टैट्यूटरी लॉ एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। नए स्टैट्यूटरी लॉ बनाने में मदद करता है। और वैसे जो हमने भी बताया ना कि मतलब बार बार एक क्वेश्चन जो बैठ गया उसे बार बार रीआर्ग्यू नहीं करना चाहिए, वो अगर कोई केस में ज़रूरत पड़ती है तो उसको फिर से करो, वरना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इनका ये मतलब है कि अगर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वो भी जजमेंट फेयर है तो उसी को दे दो। अब अच्छा, अगला देखो छोटे हैं दोनों, ये दोनों भी याद कर लेना। केसेस विच मेक देम मोर प्रैक्टिकल। ठीक है, फिर बाइंडिंग प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश रूल दैट हेल्प टू मेंटेन स्टेबिलिटी। बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स एक ऐसे रूल बनाते हैं ना, जो रूल बने होते हैं तो उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है कि हाँ, ये क्राइम है तो ये पनिशमेंट, ऐसा स्टेबल रहेगा। फिर बढ़ते हैं अब हम लोग डिसएडवांटेज पे। सम टाइम फोर्सेस टू टेक लेसर और हार्शर डिसीजन दैन एक्चुअली रिक्वायर्ड। मतलब कभी कभार उसमें प्रेसिडेंट्स कभी कभार ऐसे, मतलब वो लोग जजमेंट कभी कभार दे देते थे कि जो पनिशमेंट के लिए बहुत कम वो है, कि कम भाई पनिशमेंट मिली है, उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। और कभी कभार कि बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल पनिशमेंट हो गई कि इतनी नहीं, उससे थोड़ी कम देनी चाहिए थी उस केस में। ठीक है, इट इज़ रिजिड टू चेंज अ प्रेसिडेंट्स वन फॉलोड। प्रेसिडेंट देखो भाई रिजिड बहुत होता है, उसको बहुत आराम से तुम चेंज नहीं कर सकते। उसको एक बार अगर फॉलो हो रहा है तो उसे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तो तुम लोअर कोर्ट में हो, और बहुत मुश्किल होता है उसे थोड़ा चेंज कराना ना। फिर देयर आर प्रेसिडेंट्स रिगार्डिंग मेनी केस एंड हेंस इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट द राइट प्रेसिडेंट्स इन राइट केस। एक तो इतने केस हो गए तो समझना थोड़ा मुश्किल है कि कौन से केस में कौन से प्रेसिडेंट्स को अप्लाई करें।
सम सिचुएशंस आर नॉट रिकग्नाइज अंडर प्रेसिडेंट्स एज दे आर नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट। कभी कभार जैसे पहले कोई वो हुआ क्राइम, तो उनको ये नहीं पता था, मतलब उस समय जैसे 2008 में कुछ हुआ कोई क्राइम, और वहीं सेम केस 2021 में हो गया जब कोविड चल रहा था। तो उस समय की सिचुएशन कुछ और थी, तो उन्होंने वो सिचुएशन आज की तो देखी नहीं, वो तो पुराना जजमेंट देखे बैठ गए। तो पुराना जजमेंट उन्हें पता है, कोई नया तो वो देखे नहीं है। इसलिए कि कभी कभार प्रेसिडेंट में पुरानी चीज़ें, मतलब नई चीज़ों को ध्यान में नहीं दे पाते वो लोग, तो थोड़ा कभी कभार प्रेसिडेंट गलत भी होता है। अब आखिरी के 2 टॉपिक हैं। एक कॉन्करिंग ओपिनियन विच अग्री, कॉन्करिंग ओपिनियन अग्रीज विद द आउटकम ऑफ द मेजॉरिटी ओपिनियन, यानी ज़्यादा नंबर के वो है ना, ज़्यादा नंबर के जैसे 5 जज बैठे हुए हैं, उन्होंने जो ओपिनियन दिया उसको एक्सेप्ट करा, और जो 2 जो कम है जिन्होंने जैसे कि ज़्यादा नंबर के जज ने किसी चीज़ के लिए हाँ करी, और जो कम नंबर है उन्होंने ना करी, तो ज़्यादा नंबर वालों ने जो हाँ करी है ये उसके लिए है कि उनके रीज़न को देखा और उसी को मान लिया गया। तो लिखा है द कॉन्करिंग ओपिनियन गिव्स कॉन्करिंग जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी टू फ्यूचर एक्सप्लेन द लीगल रीजनिंग ऑफ द केस टू ऑफर कंप्लीट डिफरेंट लीगल रीजनिंग फॉर द डिसीजन। जिन्होंने कम ओपिनियन, जो 2 लोग जिन्होंने मना करा, ये डिसिडेंडी ओपिनियन वाला वही है, डिसेंटिंग ओपिनियन वाला, कि मतलब उन्होंने क्यों मना करा, ये उनका रीज़न लेता है, एक्सप्लेनेशन। देखो लिखा है डिसिडेंडी एंड डिसिडेंडिंग ओपिनियन इज एन ओपिनियन रिटन बाय जज who voted in minority. This explains why the dissenting justice disagree with the outcome and reasoning of the majority of the court. Since the dissenting opinion represent the minority position, the reason is not binding precedent. जो कि कम लोगों ने इसको वो सपोर्ट करा, कम लोगों ने ना करा, इसलिए ये कोई बाइंडिंग नहीं है सब पे। कोर्ट चाहे तो फॉलो करें, चाहे तो ना करें, और इसी के साथ सब खत्म हो जाता है।